हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। वो कौन कौन से हैं? पहला है कॉस्ट कंसेप्ट, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट इज second concept is dual aspect concept. Third one is that we are going to discuss today is the objectivity concept. Okay, तो 3 concepts के ऊपर आज डिस्कशन होगी। पहला cost concept, second one is the dual aspect concept and the third one is the objectivity concept. ठीक है, तो cost concept से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स सी कि cost concept क्या कहता है। क्या लिखा हुआ है? एज पर दिस कंसेप्ट एन एसेट इज यूजली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। क्या कह रहे हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर हमने कोई भी एसेट परचेज की है, दैट मीन्स बिजनेस ने कोई भी एसेट्स को परचेज किया है, तो उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा उस प्राइस पर जिस प्राइस पर उन्हें एक्वायर किया गया है। ठीक है, एंड एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात इतनी है, कॉस्ट कंसेप्ट का कहना ये है कि जब भी आप बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी एसेट परचेज के रिगार्डिंग होगी, कि कोई भी आपने एसेट परचेज की है और उसको आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जब आप उस एसेट की रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें जो प्राइस वहां पर लिखोगे वो कौन सा प्राइस लिखना है? वो प्राइस वो वाला होना चाहिए जिस पर आपने उस एसेट को एक्चुअल में परचेज किया था। ठीक है, वो वाला नहीं होना चाहिए जो कि अभी मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है। सपोज कीजिए बिजनेसमैन ने उसे परचेज किया था 5 साल पहले एट द प्राइस ऑफ ₹10 लाख, तो बुक्स में जो एंट्री आज भी होगी उसकी वो 10 लाख रुपीस के लिए ही होगी, वो उस प्राइस पर नहीं होगी जो मार्केट में अभी चल रहा है। सपोज कीजिए 10 लाख 5 साल पहले था प्राइस जब कंपनी ने एक्चुअल में एसेट को परचेज किया था, और अभी जो उस एसेट का प्राइस मार्केट में चल रहा है वो प्राइस है 15 लाख। तो वो 15 लाख पर हमें एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना है जिस प्राइस पर हमने उसे एक्चुअल में परचेज किया था। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक और लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एज द एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कि वो कॉस्ट जिस पर आपने एसेट को एक्वायर किया था ऑफ एसेट इज रिलेटेड टू पास्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कह रहे हैं क्योंकि जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो पास्ट से रिलेटेड होती है, इसीलिए उस कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की कि वो क्या है। यहाँ जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इफ अ बिजनेस परचेज अ मशीनरी फॉर ₹20 लाख। एक बिजनेस ने क्या किया है? मशीनरी को परचेज किया है। उस मशीनरी की जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो है ₹20 लाख। देन इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट दिस एक्विजिशन प्राइस ओनली। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम इस मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे तो वो इसी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। एनी फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स कि अगर इस प्राइस के कंपैरेटिवली इस मशीनरी के प्राइस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन द मार्केट, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? सिंपल सी बात है जो स्टार्टिंग में भी आपको बताई है कि किसी भी एसेट को परचेज करके अगर एक बिजनेसमैन लाता है तो उस बिजनेस में उस एसेट की रिकॉर्डिंग उस प्राइस पर की जाएगी जो कि एक्चुअल उसका परचेज प्राइस था। उस प्राइस पर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले उस टाइम तक जब तक कंपनी के पास वो एसेट रहती है कि वो हमेशा इसी 20 लाख रुपीस पर रिकॉर्ड होगी। ऐसा नहीं है। इसमें जो है हम ईयर बाय ईयर कुछ रिडक्शन करते चलेंगे, और जो वो रिडक्शन होगी वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि
टीयर एंड वियर कॉस्ट होती है। जैसे जैसे किसी मशीनरी को, किसी भी एसेट को आप यूज करते चलते हो तो उसकी जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन तो होती है गाइज। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप जितना ज्यादा जिस चीज को यूज करोगे उतना ज्यादा जो है वो खराब भी होगी, ठीक है ना। अब किसी चीज को यूज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो उसकी जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि वो खराब होना भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब वैल्यू को रिडक्शन करते हैं एसेट की, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको रिकॉर्ड करने के हमारे पास मेजर जो है दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसमें से किसी भी मेथड का यूज कर कर हम हर साल जो है अपनी फिक्स्ड एसेट पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और फिर जो बैलेंस शीट में आपकी रिकॉर्ड किया जाएगा इस मशीनरी को, वो उस प्राइस पर किया जाएगा जो कि इस प्राइस पे माइनस डेप्रिसिएशन जितना बन रहा है उस साल के लिए, वो माइनस करके जो बचेगा वो उस अमाउंट के लिए जो है बुक्स में एंट्री पास की जाएगी। आई होप सो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको शायद अभी थोड़ा ना समझ में आया हो, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको बुक्स में किसी भी एसेट की परचेज के रिगार्डिंग अगर कोई एंट्री पास करते हो तो वो उस प्राइस पर करोगे जिस प्राइस पर आपने एक्चुअल में उसको परचेज किया है, उस प्राइस पर नहीं करनी है जो मार्केट में चल रहा है। सेकेंड बात जो ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर साल उस टाइम तक जब तक आपके पास वो मशीनरी रहती है कि आप हर बार 20 लाख से एंट्री पास करोगे, नहीं। पहले साल जो आपका परचेज ईयर है उसमें आप 20 लाख करोगे, बट अगले साल से उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। और वो डेप्रिसिएशन हम कितना लगाएंगे उसको निकालने के दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेथड्स और भी होते हैं बट जो मेजर है जो आपके सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे वो पहले यही दो मेजर मेथड्स है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन की एक अमाउंट निकाली जाएगी, उस अमाउंट को इस 20 लाख में से माइनस करेंगे और उसके बाद जो आएगा हमारे पास बचा हुआ अमाउंट उसके रिगार्डिंग वहां पर एंट्री पास की जाएगी, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये था हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स वेयर वन अकाउंट गेट्स डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड। अकाउंट की जो बेसिक अकाउंट जो एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में बताया था जहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की जाए थी। आई थिंक फर्स्ट ही वीडियो थी वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली सीरीज में, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स टर्म को क्लियर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। दैट मीन्स कोई दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में, जिसमें एक अकाउंट डेबिटेड होता है और एक अकाउंट क्रेडिटेड होता है, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। जिसे नहीं पता है वो प्लीज उस वीडियो को एक बार देख ले। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसी बात पर बेस्ड है कि जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं तो उसमें दो अकाउंट्स हमेशा अफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट टू अकाउंट्स। दो अकाउंट से ज़्यादा भी अफेक्ट हो सकते हैं बट दो अकाउंट से कम कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है, एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कम से कम दो अकाउंट्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट दो से कम अकाउंट्स कभी भी अफेक्ट नहीं होते किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को पास करते वक्त, ठीक है। तो यही कंसेप्ट ये बोल रहा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है वो हमेशा दो अकाउंट्स को कम से कम अफेक्ट करती है, जिसमें एक अकाउंट डेबिटेड होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिटेड होता है, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है दो डेबिटेड हो जाए और एक क्रेडिट हो जाए, या हो सकता है एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो। तो वो जैसा भी होगा वो हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा काउंटिंग इक्वेशंस उसमें डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो कहता है कि एक अकाउंट डेबिट करो एक क्रेडिट करो, वो ये भी बोलता है कि हमारे पास जो है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो ये हमारी इक्वेशन है ये हमेशा ट्रू होगी, हमेशा ट्रू होगी। दैट मीन्स कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन पास की जाएगी और उसका अफेक्ट इनमें रिकॉर्ड किया जाएगा
तब हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रू ठहराएंगे। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी बताऊंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर रह गई है जो ये कह रही थी कि ये जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, कि ये जो सिस्टम है जहां पर हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आपके पास एक सेपरेट चैप्टर भी है अकाउंटेंसी में, जो कि हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। और इसका जो इफेक्ट होता है इस कंसेप्ट का वो ये होता है कि ये जो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली इक्वेशन होती है ये हमेशा ट्रू होती है, हमेशा ट्रू होती है। बैलेंस शीट आपको आगे पढ़ाऊंगी, बैलेंस शीट में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक होती है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी। तो एसेट ये रही और लाइबिलिटी ये रही, ये वाली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है और ये वाली हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज है, कैपिटल, जो कि हमारा ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको शो कर रही है। इन्हें बोला जाता है इंटरनल लाइबिलिटी, ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और असेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसा यहाँ लिखा है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। राहुल नाम का एक पर्सन है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट की है, कितनी? 1 लाख। तो 1 लाख पैसा जब एक बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचिए तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश बिजनेस की एसेट होती है, राइट? तो कैश क्या होती है? बिजनेस की एसेट होती है। तो कैश क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स असेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक अकाउंट तो ये अफेक्ट हो गया, और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? जब बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है उससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट हमारे पास ये अफेक्ट हो गया, फर्स्ट अकाउंट, सेकंड अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट हमारा डेबिट होगा और ये अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। कैसे? क्योंकि हम जो एंट्री पास करेंगे इसकी वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास इसकी जनरल एंट्री पास होगी जो शो कर रही है कि कैश हमारे पास आया है और लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल जो है हमारे पास आ गई 1 लाख की और एसेट्स भी हमारे पास आ गई 1 लाख की। तो 1 लाख इधर 1 लाख इधर, दोनों साइड्स हो गई ना इक्वल। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सही रिकॉर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इस इक्वेशन में पुट कर कर देख सकते हो। अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही बैठती है दैट मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द राइट वे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ आया उतना समझो। बाकी आगे हम जब सेपरेटली इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहाँ और अच्छे से डिटेल में जाकर आपको कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कौन सा है? ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। किस तरह से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव मैनर में। आप यहाँ पर एक बात अभी तक आई होप सो समझ चुके हो कि ये जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हमें तरीके बता रहे हैं कि किस तरह से आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अभी जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिर्फ गाइज ये ऑब्जेक्टिव मत रखना कि मुझे सिर्फ लर्न करना है, रट्टा मारना, एग्जाम देना है। नो, अगर इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हो तो चीज़ों को ध्यान से समझते चलो गाइज, कि पूरा मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग बनाओ इन चीज़ों की कि चीज़ें हो क्या रही हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें क्यों हेल्पफुल होने वाली हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की। ये क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब हमें यहाँ पर सीखना है कि ऑब्जेक्टिव मैनर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब ये होता है कि वो जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। किससे फ्री होनी चाहिए? फ्रॉम पर्सनल बायसनेस
बायसनेस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो पर्सन होगा जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा और मैनेजमेंट वो लोग होंगे जो कि प्रिपेयर किए गए अकाउंट्स को यूज कर कर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और अकाउंटेंट के पर्सनल बायसनेस से जो हमारे अकाउंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। दैट मीन्स सीधी सी बात ये है कि अगर आप बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, उस टाइम पर जो सच है, जो जैसा है उसे वैसा ही रिकॉर्ड किया जाए, उसमें कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, ना ही तो अकाउंटेंट के साइड से और ना ही मैनेजमेंट के साइड से। ठीक है, और सेकंड बात क्या कह रहे हैं, और ये हम इंश्योर कर कैसे सकते हैं, हम इस बात को पक्का कैसे कर सकते हैं कि कोई हेर फेर नहीं हुई है, जो चीज़ जैसे थी वैसे ही रिकॉर्ड की गई है। इस बात को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? बाय सपोर्टिंग, क्या कर सपोर्ट कर कर ईच ट्रांजैक्शन को विद द वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट और वाउचर सच एज कैश मेमोज, इनवॉइस, सेल्स बिल, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। यू कैन एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी इन द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इस ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो करना है, अपने ट्रांजेक्शन्स में ऑब्जेक्टिविटी को एंश्योर करना है कि हाँ कोई पर्सनल बायसनेस नहीं हुई है, जो चीज़ जैसे थी वैसे ही रिकॉर्ड की गई है, ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हो? आपको क्या करना है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन को वाउच करने के लिए वाउचर्स की हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है? वाउचर्स की। वाउचर्स क्या होते हैं? ये वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस। जो भी हमारे पास इनवॉइस, सेल्स बिल, एग्रीमेंट्स, कैश मेमोज होते हैं ना, इनका यूज कर कर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। वाउचर्स जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वाउचर्स का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। वाउचर्स कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बनाए कैसे जाते हैं, जो कंपनी के बिल्स, रिसिट्स, सेल्स बिल, इनवॉइस, कैश मेमोज, पे इन स्लिप्स जो होती हैं उनका यूज कर कर वाउचर्स, दैट मीन्स इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। और ये होते क्या हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को वाउच कर सके। वाउच वर्ड का मतलब ही होता है वेरीफाई करना। VOUCH इस वर्ड का मतलब होता है वेरीफाई करना। दैट मीन्स चेक करना कि कोई चीज़ सही से हुई है या नहीं हुई है। तो ये इंश्योर करने के लिए हम वाउचर्स की हेल्प लेते हैं, जो कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अकाउंटेंट्स इन्हें प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, सेल्स बिल, कैश मेमोज, इन सब के बेसिस पर। क्योंकि ये चीजें होती क्या है, ये पता है ना? कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल क्या होते हैं? या गाइस ये वो चीजें होती हैं जो जिसमें सारी जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल वहाँ पर हुआ होता है वो रिकॉर्डेड होता है कि कितनी चीज़ की, कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है या परचेज हुई है, कितनी अमाउंट की हुई है, कितने रुपीज़ की दैट मीन्स हुई है, किस डेट को हुई है। वो सारी इंफॉर्मेशन इन चीज़ों में लिखी होती है। ये डिफ़र करते हैं कि आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स हुई है ऑन द क्रेडिट, ठीक है, अगर सेल्स हुई ऑन क्रेडिट तो आपको जो सेलर होगा वो क्या देगा? इनवॉइस देगा। ठीक है, और अगर आपकी सेल्स हुई है ऑन क्रेडिट तो आपको सेलर जो है वो क्या देगा? इनवॉइस देगा। परचेजर के लिए यही इनवॉइस बिल कहलाएगा। कैश मेमोज क्या होते हैं? अगर कैश में आपने पेमेंट की है या पेमेंट रिसीव की है कस्टमर से, तो उसमें उस टाइम पर जो चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं वो होते हैं कैश मेमोज। ठीक है, एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे पास कि प्रॉपर एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कितनी अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शन हो रही है, किस डेट को हो रही है, कितने रुपीज़ के लिए हो रही है, वहाँ पे सब लिखा होता है। तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आइटम्स होती हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हमें हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन सबको वाउचर्स बोला जाता है। वाउचर्स जो होते हैं कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनके बेसिस पर बनाए जाते हैं। इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, एग्रीमेंट्स, इन सबको कंपनी के सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है जिनके बेसिस पर वाउचर्स बनते हैं। और वाउचर्स हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स वाउच करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप सो आपको ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया है कि आपको जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए, मैनेजमेंट के और अकाउंटेंट के। और दूसरी बार आप इंश्योर कैसे कर सकते हो? अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हो बाया कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल या एग्रीमेंट से। ठीक है, एग्जाम
एग्जाम्पल भी जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप गुड्स को परचेज कर लाओगे ऑन क्रेडिट, तो ट्रांजेक्शन को आपको किस चीज़ से रिकॉर्ड करना है, कॉपी ऑफ इनवॉइस से, ठीक है। जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, वहाँ पर आपको एक जो आपका इनवॉइस है उसकी कॉपी भी वहाँ पर लगा देनी है, ताकि जब भी वाउचिंग की जाएगी, जब भी आपके ट्रांजैक्शंस को वाउच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शन जो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो करती हो वो एंश्योर कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं 3 कंसेप्ट जो आज हमने पढ़े, कॉस्ट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट एंड द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, गंदा लगा है तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिस चैनल इज़ यूजफुल फॉर अस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।